स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, हर वर्ष 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य डिजास्टर जोखिम को कम करना, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रयासों में सहभागिता को प्रमोट करना और डिजास्टर रेजिलियंस को और अधिक सुदृढ़ करना तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में आवश्यक बदलाव लाना है। इस वर्ष 13 अक्टूबर को देश के अन्य भागों में तथा दुनिया के अनेक देशों में फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर पर काफी चर्चा हुई है। ये महत्वपूर्ण थीम है। मैं इसके कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आए कई बदलाव तथा समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करना चाहूँगा। वर्ष 24-25 जुलाई को G20 इसी वर्ष 24-25 जुलाई को G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप चेन्नई में बैठक हुई थी और तत्पश्चात सितंबर के शिखर सम्मेलन में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा जोखिम कम करने का विषय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल था। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सिस्टम को मजबूत करने तथा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की दिशा में सभी देशों के अप्रोच में ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। जिसके पीछे अगर आप विचार करेंगे या मैं कहूं कि गहराई में जाएंगे तो भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके नेतृत्व की ताकत एक बहुत बड़ा कारण रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कच्छ भूकंप की त्रासदी के पश्चात स्वयं आपदा प्रबंधन का नेतृत्व किया था। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में बनाने का सबसे पहले काम किया था और उसी एक्ट के आधार पर बाद में 2005 में भारत सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना भी हुई। गुजरात से पहले न भारत में और न ही देश के किसी राज्य में इस तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम की व्यवस्था थी, न इसकी परिकल्पना की गई थी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा करके एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का संकल्प किया जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च द्वारा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे तथा अन्य देशों को आने वाली चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए भी तैयार कर सके। मुझे याद है मैं उस समय भारत सरकार का हिस्सा हुआ करता था जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आइडिया को सभी देशों के साथ साझा किया था, शेयर किया था। 2019 में CDRI कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली बार गठन हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और आज दुनिया के 100 देश इसके सदस्य हैं। साथियों, भारत ने प्राचीन काल से ही रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सदैव फोकस किया है। यहाँ जो मौजूद मित्र हैं, खासतौर से विश्वविद्यालय के इतिहास में जिनकी रुचि है, उन
उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर का पहला साइंटिफिक वर्णन पूरी दुनिया में सबसे पहले चाणक्य ने किया था। पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिवेंशन मिटिगेशन के लिए भी पहला लिखित फ्रेमवर्क इस दुनिया को चाणक्य ने ही दिया था। इतिहास की तरफ इशारा करने से मेरा आशय सिर्फ इतना है, उस जमाने में हमारी लोक शक्ति पूरी तरह से साइंटिफिक आधार पर काम करती थी। आज हो सकता है पुराने जमाने के कुछ राजमिस्त्री कम पढ़े लिखे मालूम होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके कौशल की समानता कर पाना नामुमकिन है। सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग भूकंप की आपदा को सहते हुए आज भी देश में अनेक ऐसी बिल्डिंगें हैं जो मजबूती से खड़ी हैं। कम लोगों को शायद पता होगा कि देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग देने के लिए खोला गया था। 1830 की घटना है, जब हरिद्वार के नजदीक रूड़की एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। वहां नहर और एक्वाडक्टिंग का काम लोकल राजमिस्त्रियों ने शुरू किया था और बिल्कुल ही डिजास्टर प्रूफ काम उन्होंने किया था। उनकी ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थॉमसन ने थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की शुरुआत 1847 में की थी। थॉमसन ने उस समय यह पहचान लिया था कि रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत की लोक व्यवस्था में है, और जाहिर सी बात है उन एक्सपर्टीज का उपयोग वो हिंदुस्तान के लिए नहीं कॉलेज खोले थे, वो ब्रिटेन के लिए करना चाहते थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोक व्यवस्था से वो एक्सपर्टीज करीब करीब समाप्त होती गई हैं। कुछ कुछ समाज में शायद थोड़े बहुत राजमिस्त्री अभी बचे हैं जो उन प्रैक्टिसेस को जानते हैं। आज क्लाइमेट चेंज और अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से नेचुरल डिजास्टर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जुलाई तक देश में नेचुरल डिजास्टर से 1224 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। 25,000 से ज्यादा हमारे जानवर हताहत हुए हैं और 61,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। बिन मौसम बारिश हेल स्टॉर्म की वजह से एक अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख मीट्रिक टन अन्न के उत्पादन पर असर पड़ा है। और बीच में मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पढ़ी थी जिनका कहना है कि तमिलनाडु में कृषि उत्पादन में 53% और महाराष्ट्र में 61% की गिरावट इस बार हो सकती है। ये स्थिति आने वाले खतरे की घंटी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज परिभाषा और स्टैंडर्ड दोनों में बदलाव किया गया है ताकि आपदा में जान माल का नुकसान कम हो सके। आप सबको याद होगा, अभी शरण कुमार जी ने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में भी 2005 का भूकंप और 2014 के बाढ़ की भयावह त्रासदी यहाँ के लोगों ने देखी है, झेली है। पूरी दुनिया अभी भी कोविड पैंडेमिक के सदमे से उबर नहीं सकी, और इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अर्ली वार्निंग और अर्ली एक्शन का सिस्टम कैसे बना सकें और उसे सुदृढ़ कर सकें। इस विषय पर मैं मुख्य रूप से 2-3 बातें करना चाहता हूं। साथियों, हम साइलोज में ऑपरेट अब नहीं कर सकते, और इस दिशा में लोकल कम्युनिटी से लेकर सभी स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन ये बड़ा आवश्यक होता है। हमें मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा।
और मुझे लगता है कि मेरा आग्रह होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो या बाकी देश के बाकी राज्यों का हो, हमें इस पर जरूर विचार करना होगा। और जम्मू कश्मीर में तो विशेष रूप से मेरी अपेक्षा होगी कि इस काम का नेतृत्व आप करें। आज तमाम ऐसे डिपार्टमेंट जैसे मौसम विभाग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, PWD, फॉरेस्ट, फ्लड एंड इरिगेशन, ये जितने डिपार्टमेंट हैं सब कहीं न कहीं से डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। और साइलोज में काम करने के कारण मुझे लगता है कि हमें काफी कठिनाई पैदा होती है। अब हमें एक ऐसा कोलैबोरेटिव सिस्टम का निर्माण करना होगा जो आपदा के समय में इफेक्टिव भी हो और मोस्ट इफिशिएंट भी हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फोकस क्लाइमेट तथा डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का होगा। ये सच है कि नेचुरल डिजास्टर पर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आपदा की वजह से एक भी व्यक्ति की जान न जाए, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है कि हम पहले से तैयार रहें। रिएक्शन की बजाय पूरा सिस्टम प्रोएक्टिव होकर के कैसे काम करे, ये स्थिति हमें बनानी होगी। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की वजह से हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं, और इसलिए जम्मू कश्मीर में जो कुछ पिछले समय में हुआ है, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल का निर्माण आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा लोगों के जीवन और आजीविका दोनों को सुरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार भी हमारी बढ़ी है। PMGSY का प्रेजेंटेशन आपने देखा है। एक बात सबको समझनी होगी कि किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र रीजन के विकास के लिए डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कनेक्टिविटी की होती है। चाहे कनेक्टिविटी रोड की हो, कनेक्टिविटी रेल की हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, और आज के युग में डिजिटल कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, डेवलपमेंट उतनी तेज गति से होगा। मैं बाकी पहलुओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। PMGSY की रिपोर्ट हमने देखी है, आप सबने देखी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक दो बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ। एक तो उसके मानक और वो सड़क कहाँ बनेगी, उस योजना में ही पहले से निर्धारित है। 2001 के सेंसस के आधार पर जिन गांवों की आबादी 500 या उससे ज्यादा है, उन्हें प्राथमिक तौर पर इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ना था। जम्मू कश्मीर और बाकी हिली स्टेट्स के लिए आबादी 250 रखी गई, 250 रखी गई। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 2001 के सेंसस के आधार पर जितने भी गांव हैं जम्मू कश्मीर में, वो सड़क से जोड़ दिए गए। अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि 2011 के सेंसस के आधार पर जो गांव हैं और जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों को भी सड़क से जोड़ दिया जाए। एक अजीब बात है, और ये जानना बड़ा जरूरी है। शैलेंद्र कुमार जी ने संकोच में शायद नहीं कहा होगा, देश का अकेला राज्य है जम्मू कश्मीर जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बनाने के लिए भी कंपनसेशन देना पड़ता है। देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं। अब जितने की सड़क बनती है उससे ज्यादा कंपनसेशन जम्मू कश्मीर प्रशासन, क्योंकि उस योजना में कंपनसेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे,
उस समय योजना बनी थी और तय हुआ था कि देश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सड़क हम अलग बनाते हैं और जितना पैसा सड़क में खर्च करते हैं उससे ज्यादा कंपनसेशन में खर्च करते हैं। मैं जहां से आता हूं या देश के बाकी राज्यों के लोग आए वो भी मेरी बात को मुझे लगता है कि उसका समर्थन करेंगे कि हमारे यहाँ जब ये योजना आई, जब सड़क बननी शुरू हुई तो गांव के लोग खुद ही सरकारी जमीन छोड़िए अपनी जमीन लोग आगे बढ़कर के देते थे कि मेरा गांव सड़क से जुड़ जाए। और उसके लाभ आपने देखे हैं। मैं समय जाया नहीं करना चाहता हूं कि किस तरह से व्यापार बढ़ा, हेल्थ पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़ा, टूरिज्म कैसे यहाँ ग्रामीण रूरल एरिया में बढ़ा, कैसे इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रही है, किसान को किस तरह से लाभ हो रहा है। ये सब लाभ पाने के लिए मुझे लगता है कि जनता को भी अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम असली लाभ पा सकते हैं। सामान्य रूप से हम अधिकारों की बात बराबर करते हैं, लेकिन हमारा संविधान कर्तव्यों को भी बराबर हमें सचेत करता है। तो मेरा एक निवेदन होगा कि इस बात पर जरा आप लोग विचार करें। और यहाँ इस फोरम पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके कारण हम कम सड़कें बना पाए और कंपनसेशन की जो आदत पड़ी हुई है वो भी बड़ा अजीब है। कुछ लोग संकोच करते हैं, लेकिन मैं बेबाकी से इस बात को कहता हूं कि लोग सही स्थिति जाने। और मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि यहाँ की नौजवान पीढ़ी इस पर विचार करे और तब मैं समझता हूं कि और बेहतर स्थिति हम निश्चित रूप से यहाँ बना सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, अभी शैलेंद्र कुमार जी ने बताया, वो संकोच कर रहे थे। इन 3 वर्षों में पीएमजीएसवाई की सड़क या सड़क बनाने की हमारी रफ्तार 3 गुनी से ज्यादा बढ़ गई। प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार 10 गुनी से ज्यादा बढ़ गई। जितने भी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं वो रिजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जितने प्रोजेक्ट्स का अपग्रेडेशन किया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो डिजास्टर रिजिलियंट भी हो। आने वाले भविष्य में जम्मू कश्मीर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये सशक्त आधार बने, उसके पीछे की एक ये सोच है। एक सिस्टम यहां था, शैलेंद्र कुमार जी, मैं बता ही दूं क्या, सो गए हैं शैलेंद्र कुमार। कभी लोग मंच पर ध्यान अवस्थित हो जाते हैं। मैं एक बात कह सकता हूं, उसके विवरण में नहीं जाना चाहता कि नीतिगत इस तरह के फैसले किए गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी काम में ज्यादा आवे, काम की स्पीड भी ज्यादा हो। और इन नीतिगत परिवर्तनों से एक बड़ा फर्क दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स कुछ सुझाव भी दिए हैं और मुझे लगता है कि शायद ये बदलाव भी उन्होंने देखा होगा कि सिस्टम का जोर सीखने और नॉलेज शेयरिंग पर ज्यादा है। अप्रोच हमारी प्रोएक्टिव हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है और किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम जान माल का नुकसान हो, ये प्रयास हुआ। ये सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड, भूस्खलन, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरे ये अधिक होंगे। पिछले वर्ष मुझे याद है श्री अमरनाथ जी यात्रा में अनेक श्रद्धालु दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए। उस वक्त अर्ली वार्निंग नहीं मिल पाई थी। उस घटना से सीख करके सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। बनिहाल टॉप पर एक शक्तिशाली मौसम डॉपलर रडार स्थापित किया गया। जमीन पर भी कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। प्रतिकूल मौसम के बावजूद माउंटेन रेस्क्यू टीम, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कोलैबोरेशन से एनडीआरएफ ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में सफलता मिली
ताकि लोगों को पत्थर दरकने की भी अर्ली वार्निंग मिल सके और अर्ली एक्शन लिया जा सके। एग्रीकल्चर के फ्लैगशिप स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किए जा रहे 29 प्रोजेक्ट्स में भी जो नीतिगत इंटरवेंशन किया गया है उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने में ये सभी हमारी प्रोजेक्ट्स सक्षम हो और उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक कंपोनेंट ऐसा अवश्य हो जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुरूप हो। सभी किसान भाइयों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है और ये भी उनसे कहा जा रहा है कि फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट कवर्ड थे जम्मू कश्मीर के, अब 20 के 20 जिले कवर्ड है और एक कोशिश हो रही है कि हॉर्टिकल्चर को भी इंश्योरेंस मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है ताकि किसानों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े